राधे राधे दोस्तों, में हम बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। यानी इस वीडियो में हम हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कंप्लीटली क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जीके फैक्ट्स भी जानेंगे। देखिए, इस वीडियो में हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। यानी इस हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर शामिल किया है, साथ में उनके फैक्ट्स को भी शामिल किया है। यानी इस वीडियो में हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किनके मध्य था। तो आपको बता दें, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि भले ही महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में अकबर शामिल नहीं हुआ था। अकबर ने अपना सर्वोच्च कमांडर बनाकर भेजा था मान सिंह को। इस युद्ध का जो सर्वोच्च कमांडर था मुगल सेना की तरफ से, वो मान सिंह कचवाहा था। यानी आमेर के युवराज थे उस समय, और आमेर के शासक भी कह सकते हैं। यानी आमेर के शासक मान सिंह कचवाहा इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़े थे सर्वोच्च सेनापति बनकर। इसके अलावा अन्य सेनापति भी थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। अगर हम बात करें कि हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि हल्दी घाटी का मैदान वर्तमान में राजसमंद के खमनोर ब्लॉक में अवस्थित है। यानी राजसमंद जिले में खमनोर में हल्दी घाटी का मैदान है। अगर हम बात करें तिथि की कि हल्दी घाटी का युद्ध किस तारीख को हुआ था, तो आपको बता दें यह युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। अगर हम देखें हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये आषाढ़ सप्तमी को विक्रम संवत 1633 में हुआ था। तो याद रखना है, विक्रम संवत 1633 था उस समय, आषाढ़ सप्तमी थी। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा हैं, इन्होंने इस युद्ध की जो तारीख है वो 21 जून 1576 ईस्वी बताई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर कोई पूछ ले कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को हुआ था, किस तारीख को हुआ था, 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखिएगा कि इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का जो जनरल था वो था महाराणा प्रताप, ठीक है, और मुगल सेना का जो जनरल था वो था आशफ खां। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि महाराणा प्रताप की सेना का कमांडर यानी सेनापति कौन था, तो हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना का क्या था, सेनापति था। ये जो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी भी था। एक बात याद रखनी है, अफगान शासक हुए थे दिल्ली पर शेरशाह सूरी, उनके उत्तराधिकारी थे हकीम खां सूरी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये महाराणा प्रताप की सेना के क्या थे, कमांडर यानी सेनापति थे। अगर हम बात करें अकबर की सेना का कमांडर यानी सेनापति कौन था, तो आपको याद रखना है मान सिंह कचवाहा था। आमेर के शासक थे मान सिंह कचवाहा। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व करता कौन था। हरावल दस्ता बोलते हैं सेना का अगला भाग यानी अग्रभाग, जो सेना में सबसे आगे जो भाग रहता है, जो टुकड़ी रहती है सेना की, उसको बोला जाता है हरावल दस्ता। और उस हरावल दस्ते का जो नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप की सेना में, वो कर रहे थे हकीम खां सूरी कर रहे थे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो हकीम खां सूरी ने महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। अगर हम बात करें अकबर की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी अकबर की जो मुगल सेना थी उसका जो सबसे अगला हिस्सा था यानी अग्र टुकड़ी थी, उस टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे सैयद हासिम। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि प्रताप की सेना के चंडावल दस्ते का नेतृत्व करता कौन था। चंडावल दस्ता यानी चंडावल दस्ता बोलते हैं हम सेना के पिछले भाग को, यानी एक होता है अगला भाग और एक होता है पिछला भाग। जो सबसे पिछला भाग होता है उसको बोला जाता है चंडावल दस्ता, और जो सबसे आगे जो सेना का भाग होता है उसको बोला जाता है हरावल दस्ता। तो जो महाराणा प्रताप की सेना थी उसका जो चंडावल दस्ता था यानी सेना का सबसे पिछला हिस्सा था, उसका नेतृत्व कर रहे थे राणा पूजा भील, ठीक है। ये बात याद रखनी, राणा पूंजा भील थे, और ये महाराणा प्रताप की सेना के क्या थे, चंडावल दस्ते के क्या थे, नेतृत्व करता थे। अगर हम बात करें कि प्रताप की सेना में भील सेनापति कौन था, तो अभी हमने बता दिया है, एकमात्र सेनापति था भील सेनापति जिसका नाम था राणा पूंजा, ठीक है। राणा पूंजा क्या थे, प्रताप की सेना में भील सेनापति थे। अगर कोई पूछ ले कि मुस्लिम सेनापति कौन था, हकीम खां सूरी था, जो महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व भी कर रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति भी थे।
अगला पॉइंट है हमारा कि प्रताप की सेना में शामिल हाथी कौन कौन से थे। तो महाराणा प्रताप की जो सेना में शामिल हाथियों के नाम है राम प्रसाद, लूड़ा, खांडेराव और चक्रपाण। ये कौन थे? मुख्य रूप से महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हाथी थे। हाथी तो बहुत सारे थे, लेकिन ये हाथी कुछ खास हाथी थे जिनके नाम हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें कि अकबर की सेना में कौन कौन से हाथी शामिल थे, तो अकबर की जो सेना में शामिल हाथी थे उनके नाम थे मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज, रणमदान। अगर हम बात करें कि प्रताप का हाथी कौन था, यानी महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या है, तो महाराणा प्रताप के जो हाथी थे मुख्य रूप से दो हाथी थे, राम प्रसाद व लूड़ा। एक बात याद रखनी है, इनका सबसे मुख्य हाथी था राम प्रसाद और उसके बाद में इनका दूसरा हाथी था लूड़ा। ये महाराणा प्रताप के क्या थे? हाथी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, ये बात याद रखनी है आपको, और अकबर के हाथी का नाम था हवाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति कौन थे, ठीक है, महाराणा प्रताप के सेनापतियों की लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए जो मुख्य रूप से थे। सबसे पहले थे हकीम खां सूरी जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे थे कृष्णदास चूड़ावत, और तीसरे हैं झाला मन्ना, चौथे हैं झाला बीदा, और पांचवें हैं राणा पुंजा, और छठवें हैं भामाशाह। ठीक है, ये क्या थे? महाराणा प्रताप की सेना के मुख्य सेनापति थे। ठीक है, कृष्णदास चूड़ावत सलूमर के सामंत थे, झाला बीदा सादड़ी के सामंत थे, राणा पुंजा कौन थे? ये चंडावल दस्ते के नेतृत्व करता थे और भील थे, और एकमात्र भील सेनापति थे महाराणा प्रताप की सेना के। नेक्स्ट अगला देखें, अगर अकबर की मुख्य सेनापति की कि अकबर के मुख्य सेनापति कौन थे हल्दी घाटी के युद्ध में, तो आपको बता दें सबसे नंबर 1 पर आते हैं मानसिंह कछवाहा जो नेतृत्व कर रहे थे, सेनापति थे, अकबर की सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। दूसरे नंबर पर आते हैं आशफ खां, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है गाजी खां, चौथे पे हैं सैयद हासिम, और पांचवे पे मोहम्मद बदख्शा। ये क्या थे? अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कि महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते यानी सेना का अग्रभाग में शामिल व्यक्ति कौन कौन थे। तो याद रखना, हरावल दस्ता सेना का अगला भाग होता है। इसमें शामिल थे हकीम खां सूरी, एक बात याद रखनी है, पूरी हो गया है 2 जगह। हकीम खां सूरी इनका नाम है। ये क्या कर रहे थे? हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा है रावत कृष्णदास चूड़ावत थे, सलूम्बर के सामंत थे, ये सलूम्बर के सामंत थे। तीसरा है डोडिया भीम सिंह, अगले हैं रावत सांगा, और पांचवें हैं राम सिंह राठौड़। ये मेड़ता के शासक जयमल के क्या थे? बेटे थे, यानी जयमल मेड़तिया के बारे में आपने खूब सुना होगा। मेड़ता के शासक थे, और जब अकबर ने उदयपुर पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय इन्होंने चित्तौड़ में इनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था जयमल के नेतृत्व में, और ये इन्हीं के बेटे थे राम सिंह राठौड़। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा कि महाराणा प्रताप के चंडावल दस्ते यानी सेना का जो पिछला भाग था उसमें शामिल व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, राणा पूंजा के बारे में मैंने बता दिया है। राणा पूंजा चंडावल दस्ते का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा इनके साथ में इस दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, कल्याण परिहार, बच्छावत मेहता, जयमल मेहता, रतनचंद खेमावत, महासाणी जगन्नाथ, चारण जैसा और केशव आदि शामिल थे। यानी मुख्य रूप से ये व्यक्ति महाराणा प्रताप के चंडावल दस्ते में राणा पूंजा के साथ थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि महाराणा प्रताप की रणनीति क्या थी इस युद्ध की। तो महाराणा प्रताप ने देखिए मेवाड़ की सुरक्षा का प्रबंध तो सौंपा राणा पूंजा भील को, ठीक है, और स्वभूमि ध्वंस की नीति का इन्होंने अनुसरण किया था। ये बात पूछ लेते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप की ने हल्दी घाटी के युद्ध में किस नीति का अनुसरण किया था। तो स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला कि महाराणा प्रताप की सेना का पड़ाव कहाँ था, यानी इस युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसने पड़ाव कहाँ पर डाला अपना। तो याद रखना है गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी के लोसिंग नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की सेना ने अपना पड़ाव डाला था। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि मानसिंह के द्वारा यानी मानसिंह द्वारा सेना का पड़ाव कहाँ डाला गया था हल्दी घाटी के युद्ध से पहले। जब आती है ना, दोनों तरफ से सेनाएं आती हैं तो वो अपनी अपनी सेना का पड़ाव डालते हैं कि अब एक तरफ वो अपनी सेना को रोकते हैं
और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के व्यक्ति। तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को कहाँ पर पड़ाव डाला, कहाँ पर रोका? लोसिंग में रोका, जो हल्दी घाटी में अवस्थित था। अगर हम बात करें मानसिंह कछवाहा की, तो इन्होंने अपनी सेना का पड़ाव कहाँ पर डाला था? तो याद रखिएगा, देखिए कि मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से शाही सेना कहाँ से लेकर चले थे? अजमेर से शाही सेना लेकर रवाना हुए। इसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, जहां यह 2 माह रुका। इसके बाद में दूसरा पड़ाव नाथद्वारा से लगे खमनौर के मूलेला गांव में डाला और जहां से युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो याद रखना है, महाराणा प्रताप ने लोसिंग गांव में और मान सिंह ने मूलेला गांव में, इन दोनों की सेना के क्या है? पड़ाव है हल्दी घाटी के युद्ध से पहले। मानसिंह कछवाहा अपनी सेना को कहाँ से लेकर चला था? अजमेर से। अजमेर में अकबर भी आए थे इस समय, हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर कहाँ थे? अजमेर के मैंगनीज दुर्ग में यानी तारागढ़ दुर्ग में थे। ये बात याद रखनी है। अजमेर का जो मैंगनीज दुर्ग है, उस दुर्ग में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। और इस युद्ध में इन्होंने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की भी योजना बनाई थी अकबर ने। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, उस समय अकबर अजमेर दुर्ग में अवस्थित थे, अजमेर दुर्ग में स्थित थे। ये युद्ध मैदान में लड़ने हल्दी घाटी नहीं आए थे। कहाँ थे अकबर उस समय? अजमेर में थे। ये बात याद रखनी है। अगला पॉइंट है कि राणा प्रताप का केंद्र क्या था हल्दी घाटी के युद्ध के समय? ढोलाड़ गांव केंद्र था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में पहली बार मानसिंह कछवाहा को मुगल सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया? यानी मुगल सेना का सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति पहली बार मानसिंह कछवाहा को बनाया गया था, और वो भी बनाया गया था हल्दी घाटी के युद्ध में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी किसी हिंदू को मुगल सेना का सर्वोच्च सेनापति पहली बार बनाया गया था, वो हिंदू थे मानसिंह कछवाहा। ठीक है, याद रखना है आपको। फैक्ट में देख लीजिए कि संपूर्ण मुगल शासन के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी हिंदू राजा को इतनी बड़ी शाही सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाकर भेजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हकीम खां सूरी। यानी यार ये बार बार 2-3 जगह सूरी की जगह पुरी हो गया है, टाइपिंग एरर है। तो ये हकीम खां सूरी थे, जो अफगान शासक शेरशाह सूरी के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। और ये महाराणा प्रताप की सेना के क्या थे? एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। एकमात्र भील सेनापति थे रांडा पुंजा भील। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा कि मान्यतानुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह व प्रताप की सेनाओं का अनुपात क्या था? तो इनका सही अनुपात है 4:1, यानी 80,000 की सेना थी किसके पास? मानसिंह के पास, और 20,000 की सेना थी महाराणा प्रताप के पास। ठीक है, और जो ये जानकारी मिलती है हमको श्यामल दास द्वारा रचित, कविराज श्यामल दास के द्वारा एक ग्रंथ रचा गया जिसका नाम है वीर विनोद। ठीक है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार ये जो सेना का अनुपात बताया गया है 4:1, यानी 80,000:20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की शाही सेना के साथ कौन सा इतिहासकार मौजूद था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, अकबर की शाही सेना के साथ में अब्दुल कादिर बदायूनी, ये क्या थे? शाही इतिहासकार थे मुगल सेना के, अकबर के दरबार के, और ये हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना के साथ में थे। और एक बात याद रखनी है, कभी कभी कई युद्धों में कादिर बदायूनी ने क्या है? भाग भी लिया है, और ये इस समय क्या है? इतिहासकार के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में आए थे। तो फैक्ट जान लीजिए इनके बारे में कि इसने इस युद्ध का वर्णन, यानी अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ मुंतखाब उत तवारीफ, जिसको हम तारीख बदायूनी भी कहते हैं, जो 1595 ईस्वी में इन्होंने कंप्लीट किया था। इस ग्रंथ में यानी मुंतखाब उत तवारीफ में इस हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है, तारीख बदायूनी में इस युद्ध का वर्णन किया है। कई बार एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि जो तारीख बदायूनी ग्रंथ है, यह ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है? तो याद रखिएगा, यह ग्रंथ 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि बदायूनी ने अपने ग्रंथ तारीख बदायूनी में राजस्थान का महानतम सुल्तान किसे कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है महाराणा प्रताप को। पॉइंट क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अगला फैक्ट्स देखिए बेटा, अगले फैक्ट्स में बताते हैं सर। अगला फैक्ट है हमारा कि किस ग्रंथ में वर्णन है कि महाराणा प्रताप अपने सैन्य साथियों की मदद से मानसिंह के हाथी मर्दाना की ओर बढ़े तथा उनके घोड़े चेतक ने मर्दाना की सूंड पर अपने पैर जमा दिए। आपने एक मेवाड़ शैली में एक चित्र देखा होगा जिसमें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मानसिंह के हाथी के सिर पर दोनों पैर टिका रखे हैं और महाराणा प्रताप भाले से प्रहार कर रहे हैं हौदे में बैठे मानसिंह कछवाहा पर। ठीक है, इस बात की जो जानकारी है वो जानकारी मिलती है हमको अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ से। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और इसको लिखा था रणछोड़ भट्ट ने। ये बात याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना लेकर आने की झूठी अफवाह किस मुगल सेनापति ने फैलाई थी। मेहतर खां ने फैलाई थी। तो देखिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो हम आपको बता दें कि जो महाराणा प्रताप की सेना थी उस सेना का आक्रमण इतना आक्रामक था कि मुगल सेना उनके इस आक्रमण के डर से भाग खड़ी हुई। यहाँ तक कि ये बताते हैं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी कि ये भी इस मैदान को छोड़कर भागने लगे थे। यानी मुगल सेना क्या कर रही थी, भाग रही थी और उसके पीछे भाग रही थी महाराणा प्रताप की सेना। यानी प्रथम चरण में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था महाराणा प्रताप की सेना ने। तो आगे भाग रही थी मुगल सेना, पीछे थी प्रताप की सेना। उसी समय एक बात आती है, एक आसफ खान नाम के इनके क्या थे, जनरल थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई तुम भाग क्यों रहे हो, तुम तीर चलाओ, लड़ो उनसे। तो उन्होंने कहा कि लड़ा नहीं जा रहा, यही समझ में नहीं आ रहा अपनी सेना कौन सी है और महाराणा प्रताप की सेना कौन सी है। तब आसफ खान ने इस समय कहा था कि तुम तो तीर चलाते जाओ, चाहे इस तरफ के राजपूत मारे जाएं चाहे उस तरफ के राजपूत मारे जाएं, लाभ तो इस्लाम को ही होगा। लेकिन फिर भी बात कंट्रोल नहीं हुई, मुगल सेना भाग रही थी, बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। तो उसी समय मेहतर खां नाम का एक सेनापति था मुगलों का, उन्होंने सेना के सामने आकर झूठी खबर फैला दी कि अकबर सेना लेकर आ रहे हैं, आप भागो मत, युद्ध लड़ो। तब जाकर सेना वहाँ पर रुकी, मैदान में टिकी थोड़ी देर और उसकी सेना की हिम्मत बढ़ी और फिर उन्होंने दोबारा से हल्दी घाटी का युद्ध में वार किया, यानी हम कह सकते हैं पलटवार किया। दोबारा से फिर युद्ध शुरू हुआ, वो बनास के कांठे में रक्तताल में हुआ था शुरू, जिसको हम वर्तमान में हल्दी घाटी के मैदान के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह उड़ा दी। इससे क्या होता है कि मुगल सेना का मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है और मुगल सेना पलटवार करती है, क्योंकि पहले बार में महाराणा प्रताप की सेना ने इनको बुरी तरीके से पराजित किया और ये भाग खड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक की समाधि कहाँ बनी है। तो इसका सही आंसर है बलीचा ग्राम में बनी है, राजसमंद। ऐसा बताते हैं कि जब चेतक ने मर्दाना के सिर पर अपने पैर जमा दिए और महाराणा प्रताप ने भाले से मानसिंह कछवाहा पर वार किया तो मानसिंह कछवाहा अपने हाथी के हौदे में क्या हुआ था, छिप गया। लेकिन उसमें एक नुकसान ये हो गया कि जब चेतक ने पैर जमाए थे मर्दाना यानी हाथी के ऊपर, तो मानसिंह ने क्या कर रखा था कि मर्दाना की जो सूंड थे, सूंड के जो दांत होते हैं उन दोनों दांतों पर क्या कर रखा था, नुकीले तलवारें बांध रखी थी, हम कह सकते कटारें बांध रखी थी। जिससे होता क्या है कि चेतक के दोनों पैर कट जाते हैं। फलस्वरूप चेतक उसी घायल अवस्था में महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाता है और कहते हैं कि एक बहुत बड़ा नाला पड़ता था रास्ते में, उसको पार भी करते हैं और पार करने के बाद में बलीचा ग्राम में जाकर चेतक अपनी अंतिम सांस लेते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहीं पर चेतक की समाधि बनाई जाती है, जिसको हम वर्तमान में छतरी के नाम से जानते हैं, जो राजसमंद के बलीचा ग्राम में अवस्थित है।
अब देखिए उसी समय जब बलीचे ग्राम में चेतक की मृत्यु हो जाती है तो उस समय एक और घटना होती है कि प्रताप के जीवन को संकट में देखकर प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, ये बलीचा गांव पहुंचते हैं और महाराणा प्रताप से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं और अपना घोड़ा, यानी शक्ति सिंह थे, इनके घोड़े का नाम था त्राटक। उन्होंने अपना घोड़ा त्राटक किसको दिया, महाराणा प्रताप को दिया, क्योंकि चेतक की मृत्यु तो कहाँ पे हो गई थी, बलीचा गांव में ही हो गई थी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। और चेतक की समाधि भी यहीं बनाई गई और चेतक की समाधि को वर्तमान में छत्री के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे त्राटक याद रखना दोस्तों, कि त्राटक पूछ सकते हैं कि जब चेतक की मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप किस घोड़े से आगे का सफर तय करते हैं युद्ध मैदान में, तो याद रखना त्राटक घोड़े से, जो किसका घोड़ा था, ये महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का घोड़ा था। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन से देखिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के घायल होने पर उसके राज चिन्ह धारण कर लड़ते हुए वीर गति किसने प्राप्त की थी, तो सही आंसर है झाला बीधा ने, और इस सादड़ी के सामंत हैं। सादड़ी के सामंतों को यह अधिकार था कि जब भी युद्ध मैदान में मेवाड़ के महाराणा के ऊपर कोई संकट आए तो ये उनके राज चिन्ह धारण करके उनके स्थान पर क्या लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे, या महाराणा की अनुपस्थिति में युद्ध मैदान में उनके राज चिन्ह धारण करके सादड़ी के सामंतों को लड़ने का अधिकार था। जैसा ही हमने देखा था खानवा के युद्ध में झाला अज्जा लड़े थे महाराणा सांगा के राज चिन्ह धारण करके, इधर हल्दी घाटी के युद्ध में झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण किए और महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया और ये उनकी जगह पे उनके राज चिन्ह धारण करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का वह प्रसिद्ध हाथी कौन सा था जिस पर हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अकबर ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था और उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। सही आंसर है राम प्रसाद। ऐसा बताते हैं राम प्रसाद बहुत ही अच्छा हाथी था, इसको अकबर पकड़कर अपने साथ आगरा ले गया और ये बताते हैं कि अकबर राम प्रसाद का नाम अकबर ने पीर प्रसाद भी कर दिया था, लेकिन राम प्रसाद ने अकबर के यहाँ जाने के पश्चात अन्न जल त्याग दिया था और उसने ना तो कुछ खाया था ना कुछ पिया था और कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी अकबर के यहाँ पर। ठीक है, इतना अच्छा हाथी था कि मालिक के वियोग में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि हकीम खां सूरी का मकबरा कहाँ है। देखिए हकीम खां सूरी भी हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद हो गए थे और खमनोर में ही इनकी क्या बनाया गया, मकबरा बनाया गया। यहीं पर वर्तमान में हकीम खां सूरी का क्या है, मकबरा है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ बनाई थी। मैंने अभी बताया था अजमेर के किले में प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई गई थी, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर इसी किले में मौजूद था और अंग्रेजों के समय शस्त्रागार होने के कारण इस किले को मैंगनीज का दुर्ग भी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है रक्तताल कहा जाता है। देखिए रक्तताल कहा जाता है बनास नदी के कांठे वाले मैदान को। इसके बारे में मैंने अभी बता दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध के प्रारंभ का प्रथम चरण इतना आक्रामक था कि मुगल सैनिक चारों तरफ भाग खड़े हुए। खुद अल बदायूनी भी युद्ध से भाग खड़ा हुआ था। तभी मेहतर खां ने अकबर की सेना लेकर आने की झूठी अफवाह फैलाई, तब जाकर मुगल सेना की हिम्मत बढ़ी। इस प्रकार हकीम खां सूरी के नेतृत्व में युद्ध का प्रथम चरण क्या रहा था, सफल रहा था। युद्ध का प्रथम चरण सफल होने के बाद राजपूत भी रक्तताल में आ जमे थे, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में यह कथन किसका था कि तुम तो तीर चलाते जाओ, चाहे जिस पक्ष के राजपूत मारे जाएं, इस्लाम को तो लाभ ही होगा। ये एक बात कही थी आसफ खान ने, इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली तथा प्रत्येक नगर लड़ाका को लियोनिडास कहा था। तो सही आंसर है कर्नल जेम्स टोर ने। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपोली, और ये बात कही थी कर्नल जेम्स टोड ने। अब देखिए कि जो थर्मोपोली का युद्ध क्यों कहा जाता है, थर्मोपोली का युद्ध है क्या चीज़ है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए थर्मोपोली का जो युद्ध था मुख्य रूप से वो फारस और यूनान के मध्य में 480 ईसा पूर्व में हुआ था।
देखिए यूनान में क्या होता है कि यूनान में फारसी सेना नायक थे जेरेक्सस की विशाल सेना ने आक्रमण किया। ठीक है, ये बात याद रखनी। कहाँ पर? यूनान में। और यूनान में भी यूनान के स्पार्टा की बात है, स्पार्टा पर आक्रमण किया था। और स्पार्टा के उस समय सेना नायक थे लियोनिडास। ये अपने 300 सैनिकों की मदद से थर्मापल्ली नामक तंग दर्रे में जेरेक्सस की विशाल सेना से लड़े थे। 300 की सेना लेकर, 300 योद्धाओं को लेकर ये अकेले 300 योद्धाओं के साथ में फारस के जेरेक्सस की विशाल सेना से युद्ध इन्होंने लड़ा था। परंतु होता क्या है कि एपियाल्टिज के विश्वासघात के कारण यूनान इनसे हार गया था। इसी प्रकार थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी को इसलिए कहा जाता है कि अकबर की विशाल सेना से महाराणा प्रताप की छोटी सेना ने युद्ध किया था और प्रत्येक योद्धा ने अपना एक अलग ही कर्तव्य, अपना रण कौशल दिखाया था। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? सही आंसर है अबुल फजल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? सही आंसर है आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? सही आंसर है अल बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी? सही आंसर है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध व हाथियों का युद्ध कहा था? सही आंसर है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है कि 1576 में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा था? तो सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का कौन सा हाथी प्रताप के हाथी लूणा से लड़ने के लिए भेजा गया था? लूणा बहुत ही वीर हाथी था महाराणा प्रताप का, और इससे लड़ने के लिए भी अकबर का एक हाथी आया था, उसका नाम था गजमुक्ता। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध में बदायूनी ने अपने संरक्षक नकीब खां से चलने के लिए कहा? तो उसने उत्तर दिया कि यदि इस सेना का सेनापति एक हिंदू ना होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में शामिल होता। तो ये एक बात याद रखनी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। ये नकीब खां का क्या है? कथन है। नकीब खां क्या थे? अल बदायूनी के क्या थे? संरक्षक थे। ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ग्वालियर के किस शासक ने अपने पुत्रों सहित प्रताप की तरफ से युद्ध किया था? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राम शाह तोमर ये ग्वालियर के शासक थे और ये अपने पुत्रों के सहित महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। राम शाह तोमर इनका नाम था। ये चीज पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के समय अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र किसे बनाया था? तो सही आंसर है केलवाड़ा राजसमंद को बनाया था मुख्य नियंत्रण केंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय, डबल हो गया ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध का कारण मानसिंह और प्रताप के बीच भोज आयोजन में हुए मतभेद को बताया गया है? तो सही आंसर है राज रत्नाकर ग्रंथ में, जो पंडित सदाशिव के द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ। और देखिए भोज आयोजन क्या होता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि के लिए 4 दूत मंडल भेजे थे पहले, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले। ठीक है, जगह हम कह सकते हैं, जिसमें जलाल खां कोरची थे, ठीक है, मानसिंह थे, भगवान दास थे, फिर टोडरमल थे। ठीक है, जब मानसिंह आए थे महाराणा प्रताप के पास दूत बनकर संधि के लिए अकबर की तरफ से, तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपने पुत्र अमर सिंह, राणा अमर सिंह, युवराज अमर सिंह को क्या भेजा था, इनके साथ भोजन करने के लिए और उनके साथ बातचीत करने के लिए भेजा था। अब इस समय क्या होता है कि मानसिंह इस बात को अपना अपमान समझ लेते हैं कि मैं अकबर की तरफ से आया हूं, तो मेरे से बात करने के लिए महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए, उन्होंने अपने पुत्र को क्यों भेजा। और इसी समय इनका अमर सिंह के साथ कुछ वाद विवाद भी हो जाता है। इसी वाद विवाद को पंडित सदाशिव क्या मानते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध का कारण मानते हैं, जो इन्होंने इस बात को राज रत्नाकर ग्रंथ में उल्लेखित किया है। याद रखना है आपको।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रंथ के अनुसार अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने का मुख्य कारण गुजरात मार्ग के को व्यापार के लिए खुला रखना था। ठीक है, अब देखिए निजामुद्दीन अहमद एक इतिहासकार हैं अकबर के, दरबारी में ही हैं। इन्होंने तबकात अकबरी नामक ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ में इन्होंने अलग ही बात कही है। इन्होंने कही है कि भाई गुजरात मार्ग को व्यापार के लिए खुला रखना था अकबर को, इसलिए इन्होंने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्रोत हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना। तो देखिए राज प्रकाश ग्रंथ में, राजविलास ग्रंथ में, राज प्रशस्ति ग्रंथ में और सूर्यखंड शिलालेख में, जगदीश मंदिर प्रशस्ति में, इन सभी में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजित घोषित किया गया है। ठीक है, अब वर्तमान में फाइनली रूप से सभी शोधों के बाद में ये घोषित हो चुका है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। ये बात याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है और ये प्रशस्ति जगत सिंह प्रथम के कवि कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। महाराणा जगत सिंह प्रथम थे, उनके शासनकाल में कृष्ण भट्ट के द्वारा जगन्नाथ राय प्रशस्ति को लिखा गया था और इस प्रशस्ति में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी के युद्ध में किस मुगल सेनापति की महाराणा प्रताप ने तलवार के एक प्रहार से जरे बख्तर सहित घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। यानी महाराणा प्रताप ने तलवार के एक बार से उस योद्धा को बीच में से चीर दिया और साथ में जो योद्धा घोड़े पर बैठा था उस घोड़े को भी चीर दिया था। तो वो योद्धा थे, मुगल सेनापति थे बहलोल खान। ठीक है, इनको महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही बार में से 2 हिस्सों में 2 टुकड़ों में काट दिया था घोड़े सहित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि महाराणा प्रताप की वह पत्नी कौन सी थी जो हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में रही थी। तो सही आंसर है अजमादे पंवार। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किससे बनाया था। सही आंसर है कुंभलगढ़ को। देखिए कुंभलगढ़ में क्या होता है कि युद्ध के बाद प्रताप कोल्यारी, यानी मैंने बताया था कि बलीचा में क्या होता है कि चेतक की मृत्यु हो जाती है। शक्ति सिंह आते हैं, उनको अपना घोड़ा त्राटक देते हैं और वो त्राटक घोड़े से कहाँ पर पहुँचते हैं, प्रताप कोल्यारी गांव पहुँचते हैं उदयपुर में, और वहाँ से कुंभलगढ़ जाते हैं। कुंभलगढ़ को क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं और वहाँ का किलेदार किसको नियुक्त करते हैं, मेहता नरवद को वहाँ का किलेदार ये नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ प्रतिरोध जारी रखा था, कहाँ से। तो सही आंसर है चावंड से। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार लगा लीजिए कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद में इसने उदयपुर का नाम बदल दिया था और क्या रखा था इसने नया नाम उदयपुर का। तो सही आंसर है मोहम्मदाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मोहम्मदाबाद अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था, यानी किस शासक ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था, ऐसे भी पूछ सकता है अकबर ने। ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में ये चीज़ हुई थी, याद रखना है। ये थे दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई होगी मैं आशा करता हूँ, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, अपने ग्रुपों में शेयर भी कर देना दोस्तों, और ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए तो आपका धन्यवाद, नहीं जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।